सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे यूरोपीय वाणिज्य कंपनी का भारत आगमन। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है पुर्तगाली। प्रथम पुर्तगीज एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा अफ्रीका के उत्तम आंसा अंतरिप होते हुए समुद्री मार्ग से 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। इंपोर्टेंट है, इनसे बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। सर्वप्रथम यूरोपीय वाणिज्य कंपनी में कौन आया? तो पुर्तगाली आया था। पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा था। उसके बाद है अफ्रीका के उत्तम आंसा अंतरिप। याद रखिएगा इस बात को, किस अंतरिप से? तो उत्तम आंसा अंतरिप से, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, होते हुए समुद्री मार्ग से 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज। कहां पर पहुंचा था? तो कालीकट कहां है? ये केरल में, पश्चिमी तट। याद रखिएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो पुर्तगाली पहला पुर्तगाली जो था वास्को डिगामा, उसी ने। नेक्स्ट है कालीकट के तत्कालीन शासक जेमोरिन ने उसका स्वागत किया, परंतु अरबों ने उसका विरोध किया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कालीकट के तत्कालीन शासक जेमोरिन ने उसका स्वागत किया था, जबकि अरबों ने उसका पुरजोर विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है वास्को डिगामा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। वास्को डिगामा जो है काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी प्रोत्साहन मिलने लगा था। 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार 1498 में आया, जबकि दोबारा फिर से पुनः 1502 ईस्वी में आया। 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया? तो 1503 ईस्वी में। अब आगे है 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीरा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। फ्रांसिस्को द अल्मीरा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। कब? तो 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट है अल्मीरा ने कोचीन, आजानीवा, कीवा एवं बेसिन में किले का निर्माण करवाया। कोचीन, आजानीवा, कीवा एवं बेसिन में किले का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्फांसो द अल्मीरा, उसी ने करवाया था। अब आगे है, बॉक्स में दिया हुआ है, आइए इसको भी देखते हैं। इंपोर्टेंट है सभी, बराबर इस बॉक्स से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में इसका आगमन हुआ था, जबकि भारत में प्रथम फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में खोला था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और इसने अपना पहला फैक्ट्री भारत में जो है सूरत में 1613 ईस्वी में खोला था। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आने का क्रम था, 1602 ईस्वी में आया था, स्थापना हुआ था इसका। और मूसलीपट्टनम 1605 में इसने भारत में प्रथम फैक्ट्री खोली थी। फिर उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत में इसका प्रथम फैक्ट्री जो है त्रेकोबार में खुला था 1620 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी और इसने भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है सूरत में 1668 ईस्वी में खोली थी। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1731 में इसका स्थापना हुआ था और इसने चीन में अपना केंद्र बनाया था। याद रखिएगा, ऑप्शंस एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे इससे कि चीन में अपना केंद्र किसने बनाया था। तो सबसे बाद में जो आया स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी ने बनाया था। अब आगे है अल्मीरा ने भारत के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्र पर नियंत्रण की नीति अपनाई, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, ये नहीं भूलिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अल्फांसो द अल्मीरा। ध्यान रखिएगा, प्रथम पुर्तगाली वायसराय यही था। अब नेक्स्ट है अल्मीरा ने मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त शक्ति के खिलाफ संघर्ष किया। अल्मीरा ने प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था वो मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त शक्ति के खिलाफ संघर्ष किया। प्रथम प्रयास में चोल के युद्ध में अल्मीरा 1508 ईस्वी में पराजित हो गया। यानी पहली बार वो जब प्रयास किया संयुक्त सेना के खिलाफ, मिस्र, तुर्की, गुजरात के खिलाफ, तो पराजित हो गया था। उसका पुत्र अलमयेदा मारा गया। अल्मीरा का जो है पुत्र अलमयेदा मारा गया, किंतु अगले ही वर्ष अल्मीरा ने तीनों को पराजित कर हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1508 में हारा,
अगले वर्ष यानी 1509 ईस्वी में फिर से उन तीनों संयुक्त सेना को हराया और हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, हम लोग पढ़े ऊपर में। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो अल्फांसो द अल्मीरा, जबकि 1505 में वो आया था और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय यानी दूसरा वायसराय बनकर आया था। कौन? तो अल्बुकर्क, जिसको कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है अल्बुकर्क ने भारत में क्षेत्रीय विजय की नीति यानी साम्राज्यवादी नीति को आरंभ किया। अल्बुकर्क ने भारत में क्षेत्रीय विजय की नीति यानी साम्राज्यवाद नीति को आरंभ किया। फिर नेक्स्ट है अल्बुकर्क का विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा इसको। अल्बुकर्क का विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मैत्रीपूर्ण संबंध था, मतलब दोस्ताना व्यवहार था कृष्णदेव राय का। किससे? तो अल्बुकर्क से। फिर आगे है इसने पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली क्षेत्रों में जो है सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी। इसने मलक्का, हॉर्मुज के अलावा दमन, राजौरी, दाभोल आदि पर विजय प्राप्त किया। हॉर्मुज पर तो अल्मीरा ही विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन पूर्ण रूप से अल्बुकर्क ने प्राप्त किया। इसने मलक्का, हॉर्मुज के अलावा मतलब इन दोनों के बाद भी दमन, राजौरी, दाभोल आदि पर विजय प्राप्त कर ली। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। पुर्तगाली की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। याद रखिएगा, भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन किसने दिया था? पुर्तगाली साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए तो अल्बुकर्क ने। 1518 ईस्वी में पुर्तगाली ने कोलंबो में और फिर मलक्का में कारखाना की स्थापना की। 1518 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोलंबो और मलक्का में कारखाना स्थापित की। फिर नेक्स्ट है पुर्तगाली ने कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना 1510 ईस्वी में की तथा उसे अपना मुख्यालय बनाया। फिर से पढ़ते हैं इसको। पुर्तगाली ने कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना जो है 1510 ईस्वी में की तथा उसे अपना मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट है 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने कोचीन के बदले गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है। 1530 ईस्वी में, ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीनो डी कुन्हा ने कोचीन के बदले गोवा को पुर्तगाली का मुख्यालय बनाया था। आगे है जोआ द कास्ट्रो के समय में 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गोवा के सभी मंदिर कब ध्वस्त कर दिए गए थे, किसके समय में? तो 1540 में कर दिए गए थे, जोआ द कास्ट्रो के समय में। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर भारत आए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से पढ़ते हैं। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर जो है भारत आए थे। नेक्स्ट है 1580 ईस्वी में अकबर की इजाजत से पुर्तगालियों ने हुगली में बस्ती का निर्माण किया। 1580 ईस्वी में अकबर की इजाजत से पुर्तगालियों ने हुगली में बस्ती का निर्माण किया था। आगे है भारत में पुर्तगाली के प्रमुख व्यापारिक केंद्र तो कालीकट था, कोचीन था, गोवा था, दमन द्वीप, बम्बई, सूरत, बेसिन, चोल, सेंट थोमी, चिटगांव, हुगली इत्यादि, ये सभी जो है भारत में पुर्तगाली का प्रमुख व्यापार केंद्र बन गया था। आगे है पुर्तगाली की सफलता का सबसे प्रमुख कारण एशियाई देशों की तुलना में उनकी नौसेना का श्रेष्ठ होना। इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली की सफलता का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो एशियाई देशों की तुलना में उनकी नौसेना का श्रेष्ठ होना। नेक्स्ट है 1632 ईस्वी में शाहजहां के काल में कासिम खान ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम, कासिम खान ने हुगली के पुर्तगाली बस्ती को नष्ट कर दिया और बाद में औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरों को सफाया करवा दिया था। कब? 1632 ईस्वी में। आगे है 1662 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया।
दहेज के रूप में बंबई को इंग्लैंड के राजा को दे दिया गया तथा इसे 1668 ईस्वी में राजा ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ध्यान रखिएगा, ये लाइन इंपोर्टेंट है। आगे है 1739 ईस्वी में मराठा सरदार आंग्रे ने पुर्तगाली से सालसेट एवं बेसिन छीन लिया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। किस मराठा सरदार ने पुर्तगाली से सालसेट एवं बेसिन द्वीप जो है छीन लिया था? तो आंग्रे। कब? 1739 ईस्वी में। इसी तरह क्रमशः एस्तादो द इंडिया का पतन हो गया और ये लोग गोवा दमन द्वीप तक सीमित रह गया, जिस पर 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने नियंत्रण हासिल कर लिया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। गोवा दमन द्वीप को भारत सरकार ने कब अपने भारत नियंत्रण में स्थापित कर लिया था? तो 1961 में, यानी आजादी के लगभग 14-15 साल बाद। याद रखिएगा। आगे है पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था भी प्रारंभ की। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। काफिला व्यवस्था की प्रारंभ किसने की? तो पुर्तगालियों ने। किस लिए की? तो व्यापार पर नियंत्रण लगाने हेतु। इसके अंतर्गत व्यापारियों के काफिले के साथ उसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा चला करता था। ध्यान रखिएगा, काफिला व्यवस्था किससे संबंधित है? तो पुर्तगालियों से। किस लिए लगाया गया था? तो व्यापार पर नियंत्रण, यानी व्यापार को कंट्रोल करने के लिए काफिला व्यवस्था लगाया गया था। आगे है पुर्तगालियों ने कॉर्टेज आलमेरा व्यवस्था भी चलाया। इंपोर्टेंट है, पुर्तगालियों ने कॉर्टेज आलमेरा व्यवस्था भी चलाया, जिसके तहत इनके अधिकार क्षेत्र में समुद्री व्यापार के लिए गोवा की सरकार से उस क्षेत्र में अपना जहाज लाने के लिए आज्ञा पत्र खरीदना पड़ता था, अन्यथा इनका जहाज जब्त कर लिया जाता था। आगे है पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस एवं गौथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। किसके समय में? तो पुर्तगाली के आने के बाद। तो ये सब जो है किसका देन है? तो पुर्तगाली का। क्या क्या पुर्तगाली ने दिया? फिर से देखते हैं। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण जो कि गुजरात और कालीकट के आसपास होने लगा था, प्रिंटिंग प्रेस एवं गौथिक स्थापत्य कला का आगमन शुरू हो गया। पुर्तगाली के बाद डच आया। देखते हैं अब हम लोग डच के बारे में। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नाम है, याद रखिएगा। वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी की स्थापना हुई। डच नीदरलैंड यानी हॉलैंड के निवासी थे। याद रखिएगा, डच लोग कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। आगे 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डी हस्तमान कैप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा एवं बेटन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डी हस्तमान कैप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा एवं बेटन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। नेक्स्ट है 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायन प्राप्त किया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायन प्राप्त कर लिया था। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे कुछ बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। बॉक्स में है भारत में डचों द्वारा स्थापित कारखाना। तो पहला है मूसलीपट्टनम, 1605 ईस्वी में स्थापित हुआ था। मूसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। पुलिकट में 1610 ईस्वी में किया था। सूरत में 1616 ईस्वी में किया था। बिमलीपट्टम में 1641 ईस्वी में किया था। करिकाल में 1645 ईस्वी में किया था। चिंसूरा में 1653 ईस्वी में किया था। बालासोर नागपट्टनम में 1658 ईस्वी में किया था और कोचीन में 1663 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे। आगे है अब 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीतक उसके खंडहरों पर बेटेविया नामक नगर बसाया। 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीतक उसके खंडहरों पर बेटेविया नामक नगर बसाया। 1641 ईस्वी में मलक्का तथा 1658 ईस्वी में सीलोन पर नियंत्रण किया। 1641 ईस्वी में मलक्का पर तथा 1658 ईस्वी में सीलोन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा के सहयोग से पुलिकट में व्यापारिक स्थल बनाया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। डचों ने 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट में व्यापारिक स्थल बनाया। बाद में मूसलीपट्टनम की जगह यही डचों का मुख्य केंद्र बन गया। इसे दुर्गीकृत कराया गया, मतलब दुर्ग से चारों ओर उस जगह को जो है दुर्ग से सजा दिया गया। इस क्षेत्र में कोठी बनाने का मुख्य उद्देश्य सूती माल खरीदना था। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इस क्षेत्र में जो है कोठी बनाने का मुख्य उद्देश्य माल खरीदना था।
अब आगे है डच पुलिकट में ही अपने स्वर्ण पेगोडा यानी सिक्का ढालते थे। डच पुलिकट को गोल्ड्रिया कहते थे। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। डच जो है वो पुलिकट को क्या कहते थे? तो गोल्ड्रिया कहते थे। ध्यान रखिएगा, ये शब्द इंपोर्टेंट है अगर आप बड़े एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। डचों ने बंगाल में पहली कोठी पिपली में स्थापित की। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। डचों ने बंगाल में पहली कोठी जो है वो पिपली में स्थापित की। नेक्स्ट है जमींदार शोभा सिंह। रहीम खां के विद्रोह के समय अन्य यूरोपीय कंपनी के समान डचों ने चिंसुरा फैक्ट्री की किलेबंदी कर दी। याद रखिएगा, जमींदार शोभा सिंह रहीम खां के विद्रोह के समय अन्य यूरोपीय कंपनी के समान डचों ने चिंसुरा फैक्ट्री की किलेबंदी कर दी। उसे जो है डच फोर्ट या गुस्तावुस फोर्ट कहा गया। डच फोर्ट या गुस्तावुस फोर्ट कहा गया। फिर नेक्स्ट है आपका 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने डचों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में 3.5% चुंगी के साथ व्यापार करने की इजाजत दी। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह ने इसे घटाकर 2.5 कर दिया गया। फिर से पढ़ते हैं। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने जो है 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने डचों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में 3.5% चुंगी के साथ व्यापार करने की इजाजत दी, जबकि 1707 ईस्वी में बहादुर शाह ने इसे घटाकर 2.5% कर दिया। आगे है आपका डचों ने कार्टल अर्थात सहकारिता पर आधारित व्यापार व्यवस्था की शुरुआत 1722 ईस्वी में की। फिर से पढ़ते हैं। डचों ने कार्टल अथवा सहकारिता पर आधारित व्यापार व्यवस्था की शुरुआत जो है 1722 ईस्वी में की। डचों ने व्यापार की वस्तुएं जैसे मूसली पत्तनम एवं सूरत से नील, कोरोमंडल एवं भरोच से कपड़े, बंगाल से सूती कपड़ा, रेशम, सोरा और अफीम। आगे है आपका भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो इंपोर्टेंट होगा वो हम आपको रिकॉल करेंगे कि इस लाइन को आपको ज्यादा बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान देना है। तो भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो डचों को जाता है। आगे है डचों द्वारा भारत से मसाला, नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डचों द्वारा जो है भारत से मसाला, नील की खेती, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। आगे 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डहास्टमान था। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डहास्टमान था। नेक्स्ट है डचों का जो है डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है वो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा के युद्ध में हो गया था। याद रखिएगा इस युद्ध को। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। किसके किसके बीच युद्ध हुआ था इसमें? तो अंग्रेज और डचों के बीच युद्ध हुआ था। डचों के पतन का मुख्य कारण अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति थी। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अगर आप बड़े एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो डचों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति थी। फिर नेक्स्ट है डचों की कोठी कहाँ कहाँ था, इसको भी देखते हैं। मूसली पत्तनम में था, पुलिकट में था, चिंसुरा में था, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि में था। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो ध्यान रखिएगा कि किस पुर्तगाली वायसराय ने अपनी कोठी पटना में स्थापित की थी? तो डचों ने की थी, ध्यान रखिएगा। अब आ गया अंग्रेज। 31 अक्टूबर 1600 ईस्वी को, याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, पूरा नाम था इसका, जिसे सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, का 15 वर्ष के एक अधिकार वाला व्यापारिक परिपत्र चार्टर दिया। याद रखिएगा कितने वर्ष का? तो 15 वर्ष का चार्टर दिया, जिसके तहत पूर्व में ही वे व्यापार कर सकते थे। व्यापार कहाँ करते थे? तो पूर्व में ही, ध्यान रखिएगा। बाद में जेम्स प्रथम ने इस चार्टर को बढ़ाकर अनिश्चित काल कर दिया। ध्यान रखिएगा, बाद में जेम्स प्रथम ने इस चार्टर को बढ़ाकर अनिश्चित काल कर दिया। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जावा, सुमात्रा, मलक्का आदि क्षेत्रों में समुद्री यात्राएं की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जावा, सुमात्रा, मलक्का आदि क्षेत्रों में समुद्री यात्राएं की गई। फिर नेक्स्ट है आपका 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1608 ईस्वी में
कैप्टन हॉकिंग्स जो है अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया, जिसका जहांगीर ने आगरा में स्वागत किया, उसे खान की उपाधि दी तथा 400 का मनसब दिया गया। उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बातचीत की। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो था वो कैप्टन हॉकिंग्स था। 1608 ईस्वी में वो भारत आया था। वो एक पत्र लेकर आया था। उस पत्र जो है वो पत्र अकबर के नाम से पत्र था, लेकिन उस वक्त अकबर शासक नहीं था, जहांगीर था। तो जहांगीर ने उसका भव्य स्वागत भी किया और उसे खान की उपाधि धारण की। सबसे इंपोर्टेंट जो है, कैप्टन हॉकिंग्स को खान की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने, तथा 400 मनसब दिया था। उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बातचीत भी की थी। अब आगे है आपका, हॉकिंग्स ने, मतलब कैप्टन हॉकिंग्स ने जो है सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मांगी। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मांगी। किससे? तो जहांगीर से। किंतु पुर्तगालियों के विरोध को देखते हुए 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हो सकी। इसके पहले 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित कर चुके थे। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज जो है सूरत में 1613 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित करने में सफलता प्राप्त किया था, लेकिन उससे पहले 2 साल पहले 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना कर दी गई थी। अब आगे आपका कैप्टन बेस्ट एवं मिडल्टन। कैप्टन बेस्ट एवं मिडल्टन ने 1612 ईस्वी में स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 217 लोग साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल 217 लोग जो है वो साझेदार थे। इसका पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ध्यान रखिएगा। आगे है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो व्यापारिक संधि के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया। मतलब कैप्टन हॉकिंग्स से जितना बात बन सकता था जहांगीर का, वो बना के फिर जहां कैप्टन हॉकिंग्स वापस चला गया। और 1615 ईस्वी में थॉमस रो, याद रखिएगा, थॉमस रो जो है जेम्स प्रथम का ही राजदूत था, वो जहांगीर के दरबार में आता है। उसने गुजरात के सूबेदार खुर्रम से, मतलब शाहजहां से व्यापारिक कोठी खोलने के लिए फरमान प्राप्त कर लिया। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मूसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोल लिया था एवं पूर्वी भारत में उड़ीसा के बालासोर में स्थापित कर दिया। फिर आगे आपका 1619 ईस्वी तक आगरा, अहमदाबाद, भरूच में कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। सूरत इनका व्यापारिक केंद्र था। सूरत जो है इनका व्यापारिक केंद्र था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने कंपनी को सुनहरा फरमान दिया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने कंपनी को सुनहरा फरमान दिया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की और फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण करवाया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की और फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले का निर्माण करवा दिया था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के से करके बंबई को दहेज के रूप में दे दिया। बाद में उसे 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बंबई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार है, याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा। बंबई का संस्थापक जो है वो गेराल्ड ओंगियार है। नेक्स्ट है विलियम हेजेज, बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। इंपोर्टेंट है, नहीं भूलिएगा इसको भी। विलियम हेजेज जो है वो बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। गवर्नर नहीं, प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। आगे है आपका, अंग्रेज बंगाल से मुख्यतः रेशम, सूती वस्त्र, सोरा व चीनी का व्यापार करते थे। नेक्स्ट है फिर आपका 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने 2% चुंगी एवं 1.5% जजिया के साथ व्यापार करने की इजाजत दी। 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने 2% चुंगी एवं 1.5% जजिया के साथ व्यापार करने की इजाजत दी। किसको? अंग्रेज को। अब आगे है बंबई का गवर्नर जो है, जो बंबई का संस्थापक भी है, गेराल्ड ओंगियार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पत्र लिखा। अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर व्यापार का प्रबंध करें, यानी एक हाथ में प्रार्थना पत्र व दूसरे हाथ में तलवार होना चाहिए। ये बात किसने कहा था? तो बंबई का गवर्नर जो है गेराल्ड ओंगियार ने। किसको लिखा था पत्र? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा था। फिर नेक्स्ट है 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, 1698 ईस्वी में
कंपनी ने 3 गांव सूतानती, कोलिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी इब्राहिम खां से प्राप्त कर फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जो कालांतर में कलकत्ता यानी कोलकाता कहलाया, जिसकी नींव जो है जॉब चार्नोक ने रखी। फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जो है चार्ल्स आयर था। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। बंबई शहर का संस्थापक कौन था? तो गेराल्ड ओंगियार। कलकत्ता शहर का तो जॉब चार्नोक। फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? तो चार्ल्स आयर था। अब है आपका आगे 1717 ईस्वी में कंपनी एवं फर्रुखसियर के मध्य संधि हुई, जिसे कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से पढ़ते हैं। 1717 ईस्वी में कंपनी एवं फर्रुखसियर के मध्य संधि हुई। कब? 1717 ईस्वी में, जिसे कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे है अब आपका फ्रांसीसी। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देश इंद से ओरिएंट लेंस की स्थापना हुई। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नाम है, ध्यान में रखिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में हुई थी। आगे है आपका भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो फ्रैंक केरो द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। इंपोर्टेंट है, भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको केरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। इंपोर्टेंट है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। आगे है आपका पहला कर्नाटक युद्ध, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इंपोर्टेंट है, पहला कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, जिसका मुख्य कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध था। ध्यान रखिएगा। आगे है आपका कर्नाटक के युद्ध में सेंट थॉमे का युद्ध 1746 सर्व प्रमुख है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्नाटक के युद्ध में सेंट थामे का युद्ध 1746 में हुआ था, सर्व प्रमुख है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थॉमे के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को पराजित कर दिया था। आगे आपका यूरोप में एला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में हुआ था, से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। फलतः कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो एला सापेल की संधि से हुई थी। ये संधि कब हुई थी? तो 1748 ईस्वी में। आइए बॉक्स में उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं। इंपोर्टेंट है, पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1746 से 48 में। दूसरा कर्नाटक युद्ध ठीक कुछ महीने बाद यानी 1749 से 54 में। जबकि तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1758 से 63 में। ये तीनों डेट याद रखिएगा। अब है सेंट थॉमे का युद्ध प्रमुख था। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध में सेंट थॉमे का युद्ध जो है वो प्रमुख था, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंबुर का युद्ध प्रसिद्ध था, प्रमुख था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में वांडीवास का युद्ध प्रसिद्ध था। मतलब 1758 से 63 के बीच में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, जो प्रमुख था। पहला कर्नाटक युद्ध हम लोग पढ़े एक्सला सापेल या एला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। दूसरा पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। तीसरा पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तो इंपोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 हैदराबाद एवं कर्नाटक के शासनों के विवादास्पद उत्तराधिकारी के कारण हुआ। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस अनिश्चित अवस्था में राजनीतिक लाभ उठाने को सोची। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई। उसकी जगह गोडेहू को, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इस युद्ध में जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार हो गई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की हार हो गई थी और डुप्ले की जगह पर जो है गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हो गया था। नेक्स्ट है आपका तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। यूरोप में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 63 का ही अंश था। आगे आपका 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी को बुरी तरह से शिकस्त दिया।
फिर नेक्स्ट है 1763 की पेरिस की संधि के द्वारा दोनों के बीच जो है युद्ध समाप्त हो गया। आगे आपका 1692 ईस्वी में औरंगजेब ने फ्रांसीसी को व्यापार करने के लिए रियासत संबंधी फरमान जारी किए। इसके बाद बंगाल में चंद्रनगर मुख्य बस्ती बन गई। नेक्स्ट है आपका 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी को बुरी तरह हराया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया था। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। ये इंपोर्टेंट है, नहीं भूलिएगा। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से कब छीना था? तो 1761 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर, याद रखिएगा, चंद्रनगर को छोड़कर अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में था। पांडिचेरी, कराईकल, यमन और माहे ये प्रदेश भारत को आजादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पांडिचेरी, कराईकल, यमन और माहे जो है भारत की आजादी तक फ्रांसीसी के ही कब्जे में थे। फिर नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी पांडिचेरी, यमन, कराईकल और माहे के क्षेत्र पर 1954 तक शासन किया। फ्रांसीसी जो है 1954 तक शासन किया, यानी आजादी के 5-7 साल बाद तक भी शासन किया था। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए और सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। याद रखिएगा, वापस जाने का समय कब था? तो 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई और उन्होंने 1620 ईस्वी में ट्रावनकोर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई एवं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में कर दी गई। इस कंपनी ने विशेष तौर पर धर्म प्रचार का कार्य किया। सीरमपुर इसका मुख्य केंद्र था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो सीरमपुर। आगे आपको फिजियोक्रेटस यानी फ्रांसीसी भारत में मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। फिजियोक्रेटस भारत में मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। सबसे पहला पुर्तगाली आया, फिर आपका डच आया, उसके बाद आपका अंग्रेज आया, फिर आपका डेनिश आया, फिर आपका फ्रांसीसी आया। और कंपनी की स्थापना का क्रम जो है पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो याद रखिएगा, आगमन और कंपनी का आगमन और कंपनी की स्थापना में अंतर यही है कि दोनों में प्रथम पुर्तगाली है, चौथा डेनिश है, पांचवा फ्रांसीसी है। सिर्फ दूसरा और तीसरा में अंतर है, यानी आगमन में डच अंग्रेज से पहले आया था, जबकि कंपनी में जो है डच से पहले अंग्रेज अपना कंपनी स्थापित कर दिया था। इंपोर्टेंट है, नहीं भूलिएगा इसको, क्रमबद्ध में आपको एग्जाम में आ सकता है। आगे है आपका बंगाल पर अंग्रेज का आधिपत्य। चलिए देखते हैं, पहला टॉपिक खत्म हो गया। कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आधुनिक भारत पर है, वीडियो जितना भी लंबा हो। तो चलिए दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आ रहा हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमको और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले और भी अच्छा टॉपिक का वीडियो बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर है बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां था। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा इसको। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां था। उसके उत्तराधिकारी जो है सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इंपोर्टेंट है, किसके समय में बंगाल इतना शक्तिशाली, सुखी, संपन्न हो गया कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? तो मुर्शिद कुली खां के समय, सॉरी, अलीवर्दी खां के समय में। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्ति। बंगाल की अंतिम गवर्नर जो है मुर्शिद कुली खां था। यह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। कौन? मुर्शिद कुली खां। डरपोक होगा। आगे है मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो भागीरथी नदी के तट पर है, स्थानांतरित की। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका, जो बांग्लादेश में है, वहां से मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी स्थापित की। आगे आपका इसने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा की आरंभ की। इंपोर्टेंट है, ये नहीं भूलिएगा आप। इजारेदारी प्रथा की स्थापना या आरंभ किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खान ने। तथा कृषकों को तकावी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम ऋण यानी कर्ज जो है प्रदान करना शुरू कर दिया। याद रखिएगा,
इजारेदारी प्रथा और तकावी ऋण का संबंध किससे है? तो मुर्शिद कुली खां से। अब आपका आगे है, अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देगी, यदि छेड़ा जाए तो वो काटकर मार डालेगी। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था और बोला था उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेगी। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे है, 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां ने बंगाल का नवाब बना। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ था, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार जो है अलीवर्दी खां बंगाल का भी नवाब बन गया। आगे आपका, अलीवर्दी खां अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद जो है सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां जो है अपने शासन काल में ही मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था, जबकि इसका उत्तराधिकारी किसका? अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी उसी का दामाद जो है सिराजुद्दौला बना था। आगे है आपका ब्लैक होल की घटना, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 20 जून 1756 को हुआ था, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। जेड हॉलवेल, इंपोर्टेंट है, जेड हॉलवेल के अनुसार 146 अंग्रेज बंदियों को बंद कर दिया गया। इसमें अगले ही दिन केवल 23 व्यक्ति जिंदा बच पाए, यानी 146 माइनस 23, मतलब 123 आदमी जो है मर गए थे और सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा रह गए। यही घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। कौन? तो वो सिराजुद्दौला के समय में जो 146 व्यक्ति को बंद कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे आपका, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध का मुख्य कारण था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, कासिम बाजार की फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति नहीं मिलना, फोर्ट विलियम की किलेबंदी एवं दस्तक का दुरुपयोग। इंपोर्टेंट है। अब है आपका बंगाल के प्रमुख नवाब, तो ये इंपोर्टेंट उतना है नहीं, तो चलिए फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना सब कुछ है। तो मुर्शिद कुली खां सबसे पहला था, इसका समय 1713 से 1727 तक रहा था। सुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खां 1739 से 40, अलीवर्दी खां 1740 से 56। याद रखिएगा, अलीवर्दी खां का सिर्फ इंपोर्टेंट है ये। मुर्शिद कुली खां भी याद रखिएगा। आगे है आपका सिराजुद्दौला 1756 से 57, मतलब एक ही साल रहा था ये। मीर जाफर है, लगभग ये 4 साल रहा था। फिर मीर कासिम है, ये भी 3 साल रहा था, 1760 से 1763। फिर है आपका मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी तक रहा। आगे है आपका नजमू उद्दौला 1765 से 66, और 10वां है सैफ उद्दौला 1766 से 70, और 11वां मुबारक उद्दौला जो है 1770 से 1775 तक था। 9 फरवरी 1957 को कंपनी और नवाब के मध्य अलीनगर की संधि हुई। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 9 फरवरी 1957 को कंपनी और नवाब के मध्य अलीनगर की संधि हुई। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर, राय दुर्लभ एवं जगत सेठ की गद्दारी के कारण नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से परास्त हो गया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। संभवतः लुसेंट में सिर्फ मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों से परास्त हुआ था, जबकि इस बुक का खासियत देख रहे हैं कि कुछ अलग भी चीज दिया हुआ है, जैसे राय दुर्लभ और जगत सेठ की तीनों की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला अंग्रेजों से युद्ध में परास्त हो गया। आगे है आपका, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार कब ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी? तो प्लासी का युद्ध 1757 में जो लड़ा गया था, उसी समय में। उसके आगे है फिर प्लासी का युद्ध जो है, मैदान कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है, नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा, यानी 2 बार वो गवर्नर के पद पर रहा।
आगे है क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। पीठ का कथन है कि क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पीठ का कथन है कि क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। करे भी क्यों ना, क्योंकि इसने गद्दारी करके सिराजुद्दौला को हरवाया था तथा उनके हाथों की कठपुतली मात्र थी। नेक्स्ट है मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना जिले की जमींदारी दिया। मीर जाफर ने बदले में कंपनी को 24 परगना जिले की जमींदारी भी दे दी थी। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। इंपोर्टेंट है, ये नहीं भूलिएगा। क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता था? तो मीर जाफर को। आगे है आलमगीर द्वितीय ने क्लाइव को उमरा की उपाधि दी। ये भी इंपोर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि किसने दी थी? तो आलमगीर द्वितीय ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1760 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जो है वेसीट्राट ने मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया। इसके बदले में मीर कासिम ने अपनी कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव जिले की जमींदारी प्रदान कर दी। नेक्स्ट है मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। मीर कासिम ने सेना का गठन जो है यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। आगे है मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। ये इंपोर्टेंट है। और वहां तोपों एवं तोरदार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना भी की। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को अपदस्थ कर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। आगे है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को परास्त कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहा था। शाह आलम ने क्लाइव के साथ 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दिया। आगे इसके बदले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था और निजामत पेय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। नेक्स्ट है बंगाल में 1765 ईस्वी से 1772 के मध्य द्वैध शासन रहा, जिसका जनक लियोनस कार्टिस था। बंगाल में 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य द्वैध शासन रहा। द्वैध शासन का जनक कौन था? तो लियोनस कार्टिस। अंग्रेजों का संरक्षण जो है, अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब नजमुद्दौला था, जिसको कि अंग्रेज का संरक्षण प्राप्त था। अब है आपका बॉक्स में यूरोपीय कंपनी से संबंधित व्यक्ति। तो चलिए इंपोर्टेंट है, सबको देखते हैं एक एक करके। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली, भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा था। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली पेड्रो केब्रॉल था। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली जो था वो पेड्रो केब्रॉल था। फिर है 1578 ईस्वी में अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था? तो फादर मॉन्सरेट था। आगे आपका व्यापारिक उद्देश्य से आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जॉन मिल्डन हॉल था। प्रथम अंग्रेजी दूत जो भारत आया था तो कैप्टन हॉकिंस। बंबई का वास्तविक संस्थापक गेराल्ड ओंगियार था। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नोक था। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर था। ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक नए कंपनी का दूत जो औरंगजेब के दरबार में आया था, याद रखिएगा, विलियम नारिस। फर्रुखसियर के यहाँ जाने वाला शिष्टमंडल का मुखिया तो जॉन सुरनमन। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे था। सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का संस्थापक फ्रैंक कैरो था। वर्धमान का जमींदार शोभा सिंह था। तो इस प्रकार आपका दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया। अब तीसरा टॉपिक है अंग्रेजों के मैसूर से क्या संबंध था। आइए देखते हैं इसको भी। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की और 1760 ईस्वी में वांडियार वंश से सत्ता छीनकर मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। कौन? तो हैदर अली। आगे है हैदर अली ने कर्नल वेली को अरंदी के युद्ध में पराजित किया। यह खबर सुनकर हेक्टर मुनरो युद्ध से भाग खड़ा हुआ था। नेक्स्ट है 1781 ईस्वी में आयरकूट ने पोतोनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त कर दिया। 1781 ईस्वी में आयरकूट ने पोतोनोवा के युद्ध में
याद रखिएगा, ये सब थोड़ा टफ है, बड़े एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1781 ईस्वी में आयरकुट ने पोतोनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त कर दिया। नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हो गई थी। आगे आपका वेलेजली को आयरलैंड के लॉर्ड सभा ने मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। टीपू 1787 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबियन क्लब की स्थापना की। चतुर्थ आंग्ल युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 ईस्वी में। अंग्रेज सेना को वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। इसी में टीपू सुल्तान मारा गया। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजों एवं मैसूर के मध्य 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गया था। कब? 1799 ईस्वी में। जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो टीपू सुल्तान में। जबकि श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो टीपू सुल्तान ने। आगे देखते हैं वो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध कौन कौन था। प्रथम 1767 से 69 में हुआ था। गवर्नर इसका उस समय कोई नहीं था, जबकि मैसूर शासक जो है वो हैदर अली था। संधि कौन सा हुआ था? तो मद्रास की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 में हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। मैसूर का शासक हैदर एवं टीपू सुल्तान थे, जबकि मंगलौर की संधि जो है 1784 ईस्वी में हुआ था। फिर तृतीय आंग्ल युद्ध जो है मैसूर युद्ध 1790 से 92 में कॉर्नवालिस के समय में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में, जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था लॉर्ड वेलेजली के समय में। टीपू वहां का शासक था। टीपू की मृत्यु इसी में हुआ था। याद रखिएगा, इस बुक में प्रथम गवर्नर नहीं दिया है, जबकि किसी और बुक में कहीं हम पढ़े हैं वेलथ्रेस्ट करके कोई गवर्नर था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। याद रखिएगा इसको। आगे आपका टीपू ने पातशाह की उपाधि धारण की, जिसने 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने पातशाह की उपाधि धारण की और उसी ने 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का भी गठन किया था। नेक्स्ट है टीपू ने मैत्री के उद्देश्य से अरब, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस में अपना दूत भेजा था। कहाँ कहाँ? अरब में भेजा था, कुस्तुनतुनिया में भेजा था और मॉरिशस में अपना दूत भेजा था। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की थी। टीपू ने सिक्का ढलाई की नई प्रणाली को उपयोग में लाया तथा नाप तोल के लिए नए पैमाने को भी अपनाया था। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों को पुनः निर्माण करवाया। इंपोर्टेंट है। टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन भी दिया था। टीपू ने कहा कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। ये बात किसने कहा था? तो टीपू सुल्तान ने। आगे आपका साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा है। साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बांदा बहादुर ने मुगलों के विरुद्ध 2.5 फट यानी पहले आक्रमण फिर भागना फिर वापस लौटकर अचानक जबरदस्त आक्रमण की नीति अपनाई। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये नीति किसने अपनाई थी? तो बांदा बहादुर ने। 2.5 फट याद रखिएगा, इसका मतलब होता है पहले आक्रमण फिर भागना। अगर आक्रमण किया, हारने लगा तो भाग गया, फिर वापस लौटकर मतलब जबरदस्त दोबारा फिर से आक्रमण करना, उसी नीति को 2.5 फट कहा जाता है इतिहास में। याद रखिएगा। आगे आपका शहादरा कलगरी के नाम से विख्यात है। शहादरा जो है कत्लगरी के नाम से विख्यात है, जहां बांदा ने हजारों मुगल सैनिक को मौत के घाट उतार दिया था। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। शहादरा जो है कत्लगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर बांदा ने हजारों मुगल सैनिक को मौत के घाट उतार दिया था। तो आपका 3 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब है चौथा टॉपिक, आंग्ल सिख युद्ध। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। याद रखिएगा,
गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। हालांकि उसके बाद बंदा बहादुर को 11वां गुरु का उपाधि नहीं मिला है, लेकिन इसके बाद भी यानी गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद भी शिष्य जो है उनका बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला था। आगे आपका बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, आया हुआ है एग्जाम में। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। उनके शिष्य उन्हें सच्चा बादशाह अथवा सच्चा सम्राट कहते थे। नेक्स्ट है आपका गुरु नानक बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक जो थे वो बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। आगे आपका फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बांदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़ लिया तथा दिल्ली लाकर मृत्यु दंड दे दिया गया था। नेक्स्ट है आपका नादिर शाह के आक्रमण का लाभ उठाकर कपूर सिंह ने छोटे छोटे सिख टुकड़ियों को मिलाकर दल खालसा की स्थापना की। इंपोर्टेंट है, दल खालसा की स्थापना किसने की? तो कपूर सिंह ने। आगे कपूर सिंह को मृत्यु के बाद जस्सा सिंह आहलूवालिया ने, कपूर सिंह की मृत्यु जब हो गई थी तो जस्सा सिंह आहलूवालिया ने दल खालसा की नेतृत्व प्रदान किया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया। इसे ही मिसल कहा गया, मिसल, याद रखिएगा। आगे आपका प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य, इंपोर्टेंट है ये भी। आइए देखते हैं एक एक करके, क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो पहला है गुरु नानक 1469 से 1539। सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के प्रथम गुरु। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, अवतारवाद एवं कर्मकांड का विरोध, समानता एवं सत्कर्मों पर सर्वाधिक बल, धर्म प्रचार के लिए संगत, याद रखिएगा, धर्म प्रचार के लिए संगत यानी धर्मशाला की स्थापना की। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से भी निःशुल्क भोजनालय की स्थापना की थी, याद रखिएगा। संगत एवं पंगत प्रथा की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। गुरु का लंगर के नाम से भोजनालय की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम सिख गुरु गुरु नानक ने ही की थी। आगे है दूसरा सिख गुरु गुरु अंगद, जिसको कि लाहना भी बोलते हैं। एग्जाम में आया हुआ है, लाहना के नाम से किस सिख गुरु को जाना जाता है? तो गुरु अंगद को। बाबा श्री चंद्र भी इसका नाम था, ध्यान रखिएगा। गुरु के उपदेशों का सरल भाषा में प्रचार। गुरु के अंगद के पुत्र ने उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की। लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर हम लोग पढ़े लंगर व्यवस्था को किसने चालू करवाया या शुरू करवाया? तो गुरु नानक ने। जबकि लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया? तो उसके बाद जो गुरु आया यानी दूसरा गुरु गुरु अंगद ने बना दिया था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत भी गुरु अंगद ने ही करवाया था, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने करवाया था? तो गुरु अंगद ने। नेक्स्ट है आपका तीसरा गुरु गुरु अमरदास।